नमस्कार। मैंने प्राचीन इतिहास प्रारंभ कर दिया है। इसके पहले वीडियो से ही प्रारंभ कर दिया है। पहले वीडियो में मैंने बताया था, यानी पहले चैप्टर में मैंने बताया था कि एक नदी किसी सभ्य समाज का निर्माण कैसे करती है, कैसे उसका पालन पोषण करती है, कैसे उसे सभ्य बनाती है, कैसे उसकी सुरक्षा करती है। मैंने यह भी बताया था कि भारत का ये सप्तसिंधु प्रदेश था, ये भारत और पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र था, यानी पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान का मिला जुला क्षेत्र था, सप्तसिंधु प्रदेश कहलाता था। यहाँ पर नदियों की भरमार थी, एक दो नदी नहीं, कईयों नदियाँ बहती थी। तो इसी क्षेत्र में नदियाँ हैं, तो नदियाँ यहाँ भी एक समाज का निर्माण करेंगे, सभ्य समाज का। हाँ, करेंगे। 2500 BC यानी ईसा मसीह के 2500 जन्म के 2500 साल पहले, 2500 साल पहले यहाँ पर एक सभ्य समाज का निर्माण नदियों ने मिलकर किया था। उस सभ्य समाज का नाम था हड़प्पा सभ्यता। लेकिन यह सभ्य समाज 1500 BC आते आते पूरी तरह नष्ट हो गया। ये सब बातें हम लोग जान चुके हैं। इसके बाद इसी क्षेत्र में, इसी सप्तसिंधु क्षेत्र में आर्यों ने आकर एक नए समाज का निर्माण किया। यही आर्य वैदिक सभ्यता के निर्माता थे भी। ये वैदिक सभ्यता है, इसके निर्माता आर्य थे। अब सबसे बड़ी बात यह है, मैंने बोला कि आर्य आकर वैदिक सभ्यता का निर्माण किया सप्तसिंधु प्रदेश में। तो आकर का मतलब ये कहाँ से आए थे? कहीं न कहीं से आए होंगे। दूसरी बात, कौन थे, कहाँ से आए थे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्य माने आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं आर्य से, तो आपका यही कहना होगा कि एक ऐसी जाति, या आप कहेंगे कि बड़े जाति, जो भी बड़ी जाति है उसको हम आर्य कहेंगे, यही कहेंगे ना? गलत है। आर्य कौन थे ये हम अभी जानेंगे, कहाँ से आए थे ये भी हम अभी जानेंगे। ध्यान से देखिए, आर्य कोई जाति नहीं थी, आर्य कोई जाति नहीं थी। ये देखिए, ये यूरोप का नक्शा है, यूरोप और एशिया दोनों का सम्मिलित नक्शा है। तो आर्य के बारे में बता रहा हूँ कि आर्य थे कौन, क्या है आर्य, कहाँ से आए थे। देखिए, ये जो यूरोप है, इधर देखिए ये इंडिया है, ये चाइना है, चाइना के बगल में यहाँ पर देखिए इंडिया के बगल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और इस चाइना के इधर बगल में यहाँ देखिए किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब देश हैं। तो ये जो देश है अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब देश यहाँ से शुरू होकर इधर तुर्की, पोलैंड, मतलब तुर्की उर्की साइड तक के जितने भी देश हैं, ये सब मध्य एशिया के देश कहलाते हैं। आपके पास मैप होगा तो मैप में देखिए, ये सब मध्य एशिया के देश कहलाते हैं। तो ये मध्य एशिया का देश और थोड़ा बहुत यूरोप का क्षेत्र, इसी क्षेत्रों में कई बोलियां बोली जाती थी, कई भाषाएं बोली जाती थी, जैसे जर्मन, रोमनिक यानी रोमन की भाषा, संस्कृत, अंग्रेजी, ये सब भाषाएं, फारसी, ये सब भाषाएं बोली जाती थी। तो ये 5-6 भाषाएं जो थी, इन सभी भाषाओं को आर्य भाषा कहा जाता था। ध्यान दीजिए, मैं आर्य के बारे में बताने वाला हूँ। सभी भाषाओं को आर्य कहा जाता था। संस्कृत भी बोली जाती थी यहाँ पर, तो सब भाषाओं को आर्य कहा जाता था, आर्य भाषा कहा जाता था। और इस आर्य भाषा को जितने भी लोग बोलने वाले थे, चाहे वो संस्कृत बोलने वाले हैं, चाहे फारसी, चाहे अरेबिक बोलने वाले हैं, जो भी भाषा बोलने वाले हैं, सभी लोगों को, मतलब ये जो भाषाएं थी आर्य भाषाएं, इसको बोलने वाले लोगों को आर्य कहा जाता था। ऐसा नहीं है कि बस केवल संस्कृत बोलने वालों को आर्य कहा जाता था। ठीक है, तो अब आप जान गए हैं कि आर्य कहा किसको जाता था। जो केवल संस्कृत बोलते थे उनको नहीं, एक सम्मिलित भाषा था एक ही मध्य एशिया के क्षेत्र में, मध्य एशिया यूरोप के क्षेत्र में।
उन सब भाषाओं को बोलने वाले लोगों को आर्य कहा जाता था। अब ये आर्य जान गए हैं आप। तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये आर्य जो है यहाँ सप्त सिंधु प्रदेश में आए और आकर यहाँ पर बस गए। आए कहाँ से थे, एक और ये प्रश्न बनता है। आए आकर बस गए, लेकिन कहाँ से आए? यूरोप कोई थोड़ा सा छोटा सा जगह नहीं, एक जिला गांव नहीं है, कहाँ से आए थे? ये प्रश्न है। ये मैं बता दूं, एक ऐसा प्रश्न है इसका अभी तक सही सही उत्तर नहीं बताया गया, फिर भी इसके बारे में परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कहाँ से आए थे। हम लोग देखे हैं कि ये आए कहाँ से थे। कई कथन हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि यूरोप से आए थे, कुछ लोगों का कहना है मध्य एशिया से आए थे, कुछ लोगों का कहना है कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। उत्तरी ध्रुव जानते हैं, जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है, बर्फीले क्षेत्र से। कुछ का कहना है ब्रह्मर्षि देश से आए थे। ब्रह्मर्षि देश के बारे में भी मैं बताऊंगा। जो यमुना नदी है और गंगा नदी है, इनके बीच का जो जगह होता है उसको ब्रह्मर्षि देश कहा जाता है। कुछ लोगों का कहना था कि ये आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में कश्मीर से गए थे, और कुछ का कहना है कि ये तो सप्त सिंधु प्रदेश के लोग, यानी ये आर्य जो है कहीं से आए नहीं थे, ये यहीं के मूल निवासी ही थे। ये बात बिल्कुल गलत है। देखते हैं कौन क्या कहा था, कैसे कहा था। देखिए, जिनका कहना है कि आर्य यूरोप के आए थे, कौन कौन कहे थे? विलियम जोन्स। क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा कि किसने कहा था कि आर्य यूरोप से आए थे। 4-5 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से विलियम जोन्स सही रहेगा। विलियम जोन्स ने कहा था कि आर्य यूरोप से आए थे। विलियम जोन्स के साथ पी गाइल्स ने भी कहा था कि आर्य यूरोप से आए थे। पेंका, ये भी विद्वान हैं, इन्होंने भी कहा था कि आर्य यूरोप से आए थे। तो इनसे पूछा गया कि आप किस आधार पर कह रहे हैं कि आर्य यूरोप से आए हैं। तो इन्होंने बताया कि ये जो आर्य संस्कृत बोलते हैं, ये संस्कृत भाषा में और यूरोप की जो भाषाएं हैं, जैसे लैटिन भाषा में पिता को पेटर कहा जाता है, इंग्लिश में फादर कहा जाता है, और जर्मन भाषा में वाटर कहा जाता था, और हिंदी में संस्कृत में पितृ कहा जाता था। तो इनमें थोड़ा मिलान विलान था। तो बोल रहे हैं कि ये भाषाओं का मेल जोल जो है ये बताता है कि आर्य यही यूरोप से ही गए थे, मध्य एशिया हड़प्पा क्षेत्र में। पी गाइल्स का कहना है कि ऋग्वेद में जो वनस्पति और पशु पक्षियों का वर्णन हुआ है, वो वनस्पति और पशु पक्षी तो भारत में थे ही नहीं। ये वनस्पति और पशु पक्षी तो यूरोप के हैं। ऋग्वेद में ऐसा वर्णन किया गया है, इसका मतलब कि आर्य यूरोप से ही संबंधित थे, यूरोप से ही आए थे, इस आधार पे कहा। और पेंका भी विद्वान थे। इनका कहना था कि जिस नस्ल और कद काठी के थे हड़प्पावासी आर्य, वो उनकी कद काठी और नस्ल यूरोप के कद काठी और नस्ल के लोगों से मिलता था। इस आधार पर उन्होंने कहा था कि ये यूरोप से आए थे। लेकिन इनका इन तीनों का विरोध हुआ। इनको बताया गया कि आप ये बताइए कि लोगों के संबंध, मतलब कि संबंध में आने से, संपर्क में आने से भी भाषाओं का मेल जोल हो जाता है। बोली के आधार पर या शब्दों के उच्चारण के आधार पर ये नहीं कह सकते कि आप यूरोप से आए हैं। इनको बताया गया कि ऐसा भी हो सकता है कि वनस्पति जो है या पशु पक्षी, यूरोप में ऐसे वनस्पतियों का मतलब उत्पत्ति भले यूरोप में हुआ, लेकिन वैसे ही वनस्पति और पशु पक्षी भारत में भी रहे होंगे, और उनके नाम से इनके नाम मेल जोल खाते होंगे, और इस आधार पे आप कह रहे हैं कि ये यूरोप से आए थे। ऐसा नहीं है। नस्ल और कद काठी के आधार पर किसी को कहीं का कहा जाना यह बिल्कुल ही उचित नहीं है। इन तीनों की मान्यताओं को नहीं माना गया, गलत ठहराया गया। उसके बाद मध्य एशिया का कंसेप्ट आता है कि मध्य एशिया, कुछ लोग, मैक्स मूलर का कहना था कि आर्य मध्य एशिया के आए थे। मध्य एशिया माने
यही पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान से लेकर ईरान, इराक, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब क्षेत्रों में, इन सब सम्मिलित क्षेत्रों के सम्मिलित रूप को मध्य एशिया कहा जाता था। तो इन्होंने बताया कि ये मध्य एशिया से आए थे। इसके लिए इन्होंने 2 फैक्टर बताया। पहला बात ये बताया कि जो आर्यों का बहुत ही पुरातनतम, मतलब बहुत ही पुराना अभिलेख है, अभिलेख 1400 साल पुराना, ईसा मसीह के 1400 साल पुराना है, यानी 1400 बिफोर क्राइस्ट। जो इतना पुराना अभिलेख मिला है उसका नाम है बोगज कोई। ये बोगज कोई मध्य एशिया से ही मिला है। इस आधार पर वो कह रहे हैं कि मध्य एशिया से ही आर्य भारत की ओर आए थे। उनका दूसरा कथन ये था कि जो भारत का ऋग्वेद है और मध्य एशिया का जैन अवस्था, इन दोनों के मंत्रों के उच्चारण और लिखावट और देवी देवताओं में काफ़ी समानता थी। इनका कहना है कि जैसे मित्र, वरुण और इंद्र, ये दोनों ही मतलब कि देवताओं के नाम दोनों वेदों में मिलता है, जबकि जैन-अवस्था ईरान का वेद है यानी ग्रंथ है और ऋग्वेद भारत का। तो इनका जो तथ्य है, कथन है, काफ़ी हद तक सत्य भी लगता है। इनका कहना है कि ये मध्य एशिया के क्षेत्र में रहे होंगे, ये जो भारत में जो आर्य थे और जैन-अवस्था वाले जो आर्य थे, ये सम्मिलित रूप से मध्य एशिया में रहते थे। लेकिन आवश्यकताएं बढ़ती गई होंगी, इनकी जनसंख्याएं बढ़ती गई होंगी, भौगोलिक परिवर्तन हुए होंगे, जिसके कारण ये लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल गए, पूरे यूरोप और एशिया में फैल गए और सभ्यताओं का विकास किया, सभ्यताओं का सृजन किया। तो ये काफ़ी हद तक सही भी माना जाता है मैक्स मुलर का। उसके बाद दयानंद सरस्वती, सब भली भांति जानते हैं, दयानंद सरस्वती की एक किताब है, बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, नाम बताइएगा? सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आर्य जो थे उत्तरी ध्रुव से आए थे। उन्होंने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि पहले शुरू में आर्य जो थे वो हिम वर्ष गिनते थे, यानी कुछ समय तक बर्फ़ की वर्षा हुई, उसके बाद बर्फ़ की वर्षा बंद हो गई, फिर दूसरे मौसम आए, फिर कुछ समय बाद फिर बर्फ़ की वर्षा हुई, यानी एक बर्फ़ की वर्षा से दूसरे बर्फ़ की वर्षा तक के बीच के समय को ये लोग एक वर्ष कहते थे। इस किताब में लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में, दयानंद सरस्वती ने लिखा कि आर्य ऐसी गणना करते थे। उसके बाद उन्होंने लिखा कि कुछ समय बाद आर्यों ने हिम वर्ष को छोड़कर शरद वर्ष की गणना करने लगे, यानी एक शीत ऋतु से दूसरे शीत ऋतु तक की गणना को एक वर्ष कहने लगे। इसका मतलब क्या था कि ये शुरू में बर्फीले जगह पर रहते थे, उसके बाद जब ये दक्षिण की ओर आए, यहाँ से देखिए इधर दक्षिण साइड हिम उत्तरी ध्रुव के पास रहते थे, यूरोप के रूस के साइड। लेकिन दयानंद सरस्वती का कहना है कि ये धीरे धीरे दक्षिण की दिशा में आए। तो इधर तो हिम वर्षा होती थी, जब और इधर दक्षिण के साइड आएंगे तो इधर हिम वर्षा नहीं, वही हिम वर्षा शीत ऋतु बन जाएगी। तो इनका कहना ये था। इनके कहने को मतलब इनकी जो बात थे, इनकी बात को बहुत ही विद्वानों ने काट दिया। उनका कहना था कि जो शीत ऋतु में, यानी जो उत्तरी ध्रुव के पास रहने वाले लोग हैं, वो इतनी गर्मी में यहाँ रह ही नहीं सकते, अपना विकास ही नहीं कर सकते, उनको यहाँ पर उचित ही नहीं लगेगा, वो यहाँ आ ही नहीं सकते। उसके बाद देखिए हम लोग यूरोप, मध्य एशिया, उत्तरी ध्रुव को जान चुके हैं। अब देखेंगे ब्रह्मर्षि देश। ब्रह्मर्षि देश मैंने बताया था कि यहाँ भारत में यमुना नदी बहती है और गंगा नदी बहती है। यमुना नदी और गंगा नदी के जो बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था। तो पंडित गंगाधर झा कहे हैं
कि आर्य ब्रह्मर्षि देश में रहते थे और ये यहाँ से सप्त सिंधु प्रदेश में आए थे। ये यहाँ से सप्त सिंधु प्रदेश में गए, फिर इनका विस्तार इधर होता गया, मतलब कि उत्तर वैदिक काल में ये सप्त सिंधु प्रदेश से पूरब की ओर गतिवान हो गए, यानी विस्तार करने लगे। तो ये कैसे हो सकता है कि इधर से इधर आए, इधर से फिर इधर जा रहे हैं? इनका भी कथन ज़्यादा चला नहीं। उसके बाद एल.डी. कल्ला, देखिए 2-3 और विद्वान हैं। एल.डी. कल्ला का कहना था कि ये कश्मीर के थे, यानी यहाँ के थे, यहाँ से यहाँ गए थे। 2 वैज्ञानिक डॉक्टर अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद, इन दोनों का कहना था कि सप्त सिंधु प्रदेश में रहने वाले आर्य कहीं से आए नहीं थे, ये यहीं के थे ही। तो ये सब विद्वान हैं, इनका कहना था कि आर्य कहाँ से आए, कैसे आए, कौन थे। ये अभी तक निश्चय ही नहीं हो पाया कि कौन थे, कहाँ से आए, कैसे आए थे। अब आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन यह है कि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन कौन से विद्वानों ने कहाँ कहाँ बताया है कि आर्य कहाँ से आए थे। अब हम देखेंगे आर्य जो थे कौन थे, ये जान के, कहाँ से आए थे इनके बारे में हम लोग जान के। अब भारत में आकर रहे कहाँ, सबसे पहले हम लोग अच्छे से जानते हैं कि सप्त सिंधु प्रदेश में निवास किए थे, जहाँ हड़प्पा सभ्यता रही थी। तो सप्त सिंधु प्रदेश में निवास किए थे और आर्यों ने ही वैदिक सभ्यता का सृजन किया था। तो वैदिक सभ्यता को हम लोग जो वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है हम लोगों को कहीं एक ग्रंथ से नहीं मिलती, 4 ग्रंथ से मिलती है। चारों ग्रंथ के नाम देखिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद से जिन आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है उनको हम ऋग्वैदिक आर्य कहते हैं। इन ऋग्वैदिक आर्य का समय काल क्या था, 1500 BC से 1000 BC तक, यानी 500 सालों तक ऋग्वैदिक आर्यों ने सिंधु क्षेत्र में रहे थे। शेष के 3 जो वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये लोग उत्तर वैदिक आर्यों के बारे में बताए थे कि ऋग्वैदिक आर्यों से उत्तर वैदिक आर्य, मतलब कि ऋग्वैदिक आर्य जब आगे विकसित हुए पूरब की तरफ, पहले तो इसी क्षेत्र में रहते थे, उसके बाद ये धीरे धीरे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तक पहुंच गए थे। शुरू में पाकिस्तान के क्षेत्र में थे, फैलते फैलते उत्तर प्रदेश तक चले गए। तो उत्तर वैदिक आर्य यही थे जो उत्तर प्रदेश तक चले गए थे। इनका समय-काल 1000 BC से 600 BC तक था, यानी 400 सालों तक। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अब हम लोग को 2 समाज मिल गए हैं, एक ऋग्वैदिक आर्य और दूसरा उत्तर वैदिक आर्य। इन दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि इन दोनों का रहन सहन, खान पीन, रीति रिवाज, क्रियाकलाप, आर्थिक गतिविधियाँ, राजनैतिक गतिविधियाँ सब अलग अलग थी। तो हम लोग देखेंगे कि ऋग्वैदिक आर्य और उत्तर वैदिक आर्य के आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, राजनैतिक ये सब गतिविधियाँ किस प्रकार अलग थी। सबसे पहले हम ऋग्वैदिक कालीन, ये देखिए ऋग्वैदिक आर्य के बारे में देखेंगे। ऋग्वैदिक आर्य के बारे में, ऋग्वैदिक आर्य के समय में समाज कैसा था, उनका सामाजिक संगठन कैसा था, इसको जानेंगे हम लोग। देखिए उस समय जब शुरुआत हुआ था ऋग्वैदिक कालीन समाज का, समाज बहुत समतामूलक समाज था, यानी वर्ण व्यवस्था तो थी लेकिन उनमें भेदभाव नहीं था। और वो भी 3 ही वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। यही 3 वर्ण थे, तीनों में कोई भेदभाव नहीं था, एकता थी सब में। 3 वर्ण थे। लेकिन जब ऋग्वैदिक काल अपने उत्तरार्ध में आया, उत्तरार्ध का मतलब 1500 BC से 1400 BC, 1300 BC, 1200 BC और 1100 BC। तो 1100 BC के आसपास में ऋग्वेद में 10वां मंडल जोड़ा गया था। 10वां मंडल बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और सबसे आखिरी वाला मंडल 10वां मंडल है। इस 10वें मंडल के मतलब कि रचना के समय में, जहाँ ऋग्वैदिक समाज में 3 ही वर्ण थे, चौथे वर्ण का
आगमन हो गया था। आगमन नहीं हुआ था, तीनों वर्णों ने अनार्यों पर अधिकार करके उनको अपने ही वर्ण में मिला लिया और चौथा वर्ण का नाम दे दिया शूद्र। दसवां मंडल में ये कहा गया है कि ब्रह्मा के शरीर से 4 तरह के पुरुष निकले या 4 समाज का सृजन हुआ। ब्रह्मा के सर से जिनका सृजन हुआ था वो ब्राह्मण कहलाए। ब्रह्मा के बाहों से जिनका सृजन हुआ था, ब्रह्मा के बाहों से जिनका जन्म हुआ था, उत्पन्न हुए थे, वो क्षत्रिय कहलाए। ब्रह्मा के जांघों से जिनका जन्म हुआ था वो वैश्य कहलाए। और ब्रह्मा के पैर से जिनका जन्म हुआ था वो शूद्र कहलाए। इन्होंने इस क्रम को देने का एक राजनीति भी था, अपने आप को श्रेष्ठ यानी सबसे ऊपर, फिर अपने से नीचे यानी क्षत्रिय को, उससे नीचे यानी वैश्य को, और सबसे नीचे यानी सबसे निम्न शूद्र को बनाया। इसी आधार पर बनाया था। तो ये 10वां मंडल था। 10वां मंडल में ये सब बातें लिखी थी। लेकिन जब तक 10वां मंडल नहीं जुटा था उसके पहले समाज में बहुत ही एकता थी। एक ही परिवार के लोग सारा कार्य कर लेते थे, मतलब हर एक जाति का कार्य कर लेते थे। उसमें एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता लेखक हैं और मेरी माँ पट्टिया की यानी पत्या नहीं पटिया की चक्की चलाती है। यानी एक ही परिवार में कई लोग कई अलग अलग व्यवसाय कर रहे हैं। उस समय समाज ऐसा था। लेकिन आगे चलकर सब वर्ड का अलग अलग वर्डों का अलग अलग कार्य हो गया था। तो ऐसा था समाज उनका। शुरू में भेदभाव नहीं था, समतामूलक समाज था। लेकिन ऋग्वैदिक काल के समाप्ति तक चौथा वर्ण जुड़ गया। वर्ण भेदभाव अभी भी शुरू नहीं हुआ था, अभी भी समतामूलक ही था, लेकिन भेदभाव का जन्म हो चुका था। परिवार देखिए कैसा था। ऋग्वैदिक काल में परिवार जो था पितृ प्रधान समाज था। कैसे पितृ प्रधान समाज हो सकता है? मुख्य कार्य जैसे पशु चराना, परिवार की रक्षा करना, चारागाह के लिए युद्ध करना, ये सब चारागाह से पशु ही तो चराते थे। उस समय खेती नहीं करते थे ये। तो महत्वपूर्ण कार्य जो थे वो पिता ही करते थे, एक परिवार का मुखिया ही करता था। इसलिए परिवार पितृ प्रधान था। परिवार के मुखिया को गृहपति या कुलाब कहा जाता था। गृहपति या कुलाब कहा जाता था। तो यानी और सभी परिवार के जितने भी लोग थे सब मुखिया का यानी गृहपति और कुलाब की बातों का आज्ञा मानते थे। उनका धर्म होता था। अब पत्नी के बारे में देखिए। पत्नी ऋग्वैदिक काल में पत्नी को जायजस्तम कहा गया है। जायजस्तम माने गृह और गृहिणी पत्नी को ही कहा गया है। पत्नी को ही गृह कहा गया है। पत्नी को ही सारे सुखों का सेंटर कहा गया है। यानी जिस परिवार में पत्नी या महिला है उस परिवार में सुखों का वास होता है। तो पत्नी परिवार ऐसा था, समाज ऐसा था। खान पान देख ले, खान पान बहुत ही ठीक ठाक था। ज़्यादातर उन लोग दूध से बने पदार्थों का सेवन करते थे। क्यों? क्योंकि खेती तो करते नहीं थे। उनके पास 2 ही चारा था, या तो वो पशु चरा कर दूध निकाल कर उसका सेवन करें, या तो जानवरों को मारकर उसका मांस खाएं। यही दोनों की चीज़ खाते भी थे। वो बकरी, भेड़, बैल नहीं, बकरी, भेड़, अन्य जानवरों को ये लोग शिकार करते थे, उनका मांस भून कर खाते थे। आज भी रिवाज है, जब भी मांस खाया जाता है तो मदिरा यानी दारू का सेवन किया जाता था। उस समय भी मदिरा का सेवन किया जाता था। सोमरस कहा जाता था। सोमरस ये जो है हिमालय पर्वत पर सोम पहाड़ियाँ थी, वृक्ष हुआ करता था। उस वृक्ष से जड़ी बूटियाँ लाते थे। जड़ी बूटियों को सोम कहा जाता था और उससे रस बनाया जाता था। उस रस को सोम रस कहा जाता था। तो ऐसा होता था समाज, उसका खान पान।
पशुओं को जानवरों को शिकार करके उनको मांसों को भूज कर खाते थे और मदिरा का सेवन करते थे, दूध और दूध से बने पदार्थों को खाते थे। यही इनका खान पान था। तो ऋग्वैदिक समाज का थोड़ा बहुत परिचय आप लोगों ने ले लिया है। इसके आगे चलेगा ऋग्वैदिक समाज का में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, यानी पुरुष महिलाओं की स्थिति देखिए हर एक समाज में बदलती गई है और महिलाओं की स्थिति ही उस समाज का द्योतक होती है कि वो समाज कैसा रहा होगा। अगर जिस समाज में महिलाओं की इज्जत नहीं है तो आप समझ सकते हैं वो समाज कैसा है। जिस समाज में महिलाओं को देवी माना जाता है उस समाज के बारे में आप समझ सकते हैं कि वो समाज कैसा होगा। तो ये जानेंगे। ऋग्वैदिक समाज में राजनीतिक व्यवस्था को जानेंगे। राजनीतिक मतलब कि राजा और प्रशासन के बारे में जानेंगे कि कैसा होता था। उस समय सही में तो राजा हुआ ही नहीं करते थे। जब खेती नहीं होती थी तो धरती का मोल नहीं हुआ करता था। जब मोल नहीं हुआ करता था तो वहाँ राजा कहाँ से रहेगा। तो ये हो गया थोड़ा सा ऋग्वैदिक कालीन समाज का परिचय हो गया। ऋग्वैदिक कालीन समाज के परिचय के बाद महिलाओं की दशा, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, इन सब बातों का अध्ययन करेंगे हम लोग। कुछ प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लिया जाए। देखिए प्रश्न यही है कि एक नदी, पिछले वीडियो में मैंने पूछा था कि एक नदी किसी सभ्य समाज का निर्माण कैसे करती थी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आर्य कौन थे और कहाँ से आए थे, दूसरा क्वेश्चन है कौन थे और कहाँ से आए थे। तीसरा क्वेश्चन है आर्य भारत में आए तो सबसे पहले कहाँ निवास किए, सप्त सिंधु प्रदेश में निवास किए थे। उसके बाद प्रश्न है कि ये आर्य यूरोप के थे, इस कथन को किसने कहा था। चौथा प्रश्न, आर्य मध्य एशिया के थे, ये कथन किसने कहा था। आर्यों के विषय में सबसे पुराना, आर्यों की जानकारी देने वाला सबसे पुराना अभिलेख का नाम क्या है। ऋग्वैदिक यानी ऋग्वेद से मिलता जुलता वेद कौन सा है या ग्रंथ कौन सा है और कहाँ का है। दयानंद सरस्वती ने आर्यों की मूल निवास स्थान कहाँ बताया है। किन किन विद्वानों ने, अगला क्वेश्चन, किन किन विद्वानों ने सप्त सिंधु प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। वेद, अगला क्वेश्चन, वेद कितने हैं, सबसे पुराना वेद कौन है, नवीनतम वेद का नाम बताइए। ऋग्वैदिक कालीन समाज का समय काल बताइए, अगला क्वेश्चन। उत्तर वैदिक कालीन समाज या उत्तर वैदिक आर्य किन किन वेदों से मिलने वाली जानकारी के थे। पत्नी को, ऋग्वेद में पत्नी को क्या कहा जाता था। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप अगर बताने में सक्षम हैं तो अच्छी बात है। धन्यवाद।